नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल को। मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, तो देखा संविधान सभा के द्वारा एक संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस किया। कहाँ कहाँ से लिए गए मेंबर्स, वो भी आपके साथ डिस्कस किया। और इसमें कुल महिलाओं की संख्या क्या थी, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने बताया कि कौन कौन सी बैठक हुई, ठीक है। इसमें प्रथम बैठक में किसने बहिष्कार किया, किसने सपोर्ट किया, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। और सेकेंड बैठक में कौन अध्यक्ष थे, कौन कब अस्थायी अध्यक्ष हुए, कब स्थायी अध्यक्ष हुए और उपाध्यक्ष, इनके पूरे बारे में आपके साथ पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। उसी को दरमियान रखते हुए मैं आगे लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक नई वीडियो के साथ आया हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा ही होगा, ठीक है। 3 पार्ट में होता है। ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में व्हाइट रंग होता है, सफ़ेद, नीचे ग्रीन होता है, हरा रंग, और सफ़ेद पट्टी में आपने देखा होगा 24 तीलियों का एक चक्र बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, ठीक है। और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा जो पाकिस्तान था उसमें संविधान सभा को गठन करने का निर्णय दिया कि आप भी संविधान सभा का गठन करिए और आप भी अपने देश का संविधान बनाइए, ठीक है। यह कब हुआ, 26 जुलाई 1947 को। यह आपने देखा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो संविधान है, संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कुल खर्च हुआ था 63 लाख, ठीक है। कुल खर्च कितना हुआ था, 63 लाख। कहीं कहीं किताबों में दिखा होगा आपको 63,79,824 या 63 लाख कुछ भी, तो अप्रोक्सीमेट इतना ही माना जाता है, 63 लाख, ठीक है। और इसकी समयावधि, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो इस यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है वनडे एग्जाम, ठीक है। तो आपको बताना है 63 लाख, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है, ये ट्रेंड में क्वेश्चन चलते हैं, जैसे इसमें समयावधि, ठीक है। समयावधि कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तब हमारे संविधान का निर्माण हो पाया था। इसमें कुल कितना खर्चा हुआ था, मैंने आपको बताया 63 लाख। इसके बारे में थोड़ा आपको मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड है। जिंदल बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, तो इसके लिए एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 बनाया गया। उसके तहत जो है सभी लोग अपने कार्यालय पे, अपने आवास पे, अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी आप हैं, आप झंडारोहण या झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ठीक है। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर है, तो आप
कहीं पर भी हैं आप झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन इसके पहले क्या था, इसके पहले जो था झंडा केवल वही फहरा सकते थे जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जो सांसद थे, जो कैबिनेट के अंडर में थे, जो प्रधानमंत्री के अंडर में थे, जो सीएम के अंडर में थे। तो जो लोग किसी सरकारी पद पे हुआ करते थे केवल वही झंडा फहरा सकते थे। लेकिन ये आने के बाद जो है, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज जो मैंने बताया संहिता 2002, ठीक है, इसमें बताया गया कि बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) ये, ठीक है, बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो इसके तहत जो है आप अपने कहीं पर भी हैं, कार्यालय, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी हैं आप अपना झंडा फहरा सकते हैं। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा आगे मैं बात करूंगा 24 जनवरी 1950। चौबीस जनवरी 1950 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। यहां पे काफी इंसिडेंट हुए, काफी घटनाएं हुई, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को ही एक संविधान सभा ने एक राष्ट्रपति दिया। उन राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से क्वेश्चन बन सकता है भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब आए थे? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। और यहीं पर जो है इसी डेट के क्रम में एक तो ये घटना हुई, राष्ट्रपति आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम, और यहीं पर जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करूंगा। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर 24 जनवरी 1950 को ही अंतरिम जो संसद होती है, जो अंतरिम संसद बनाई जाती है, उसे भंग कर दिया जाता है। इसी डेट में जो है अंतरिम संसद जो बनाई गई थी, तो वो क्या कर दी जाती है? भंग कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पे एक नई सरकार आती है। यहां पे एक नई सरकार का गठन होता है और अपना कार्य स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक क्या था? अंतरिम संसद थी। अंतरिम संसद कब भंग की गई? तो 24 जनवरी 1950। समझ रहे हो? पूरी बात समझ में आ रही है आपकी? आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 26 नवंबर 1950 को जो है हमारा संविधान स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद, मतलब 26 को हमारा संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था।
ठीक है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि संविधान जो है हमारा कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे आप रिपब्लिक डे कहते हैं, और बहुत खुशी और बहुत सादगी से मनाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही मैं बता दूं आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 31 दिसंबर 1930 को रावी नदी तट के किनारे उन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है। तो सर्वप्रथम पहली बार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी तट पर उन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है। 31 दिसंबर 1930 लाहौर अधिवेशन में जब उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, और उसी दिन से जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन हो नहीं पाया था कुछ कारणोंवश। ठीक है। लेकिन प्रथम झंडा कब फहराया गया, तो 1930, ठीक है, 1930 में। अब आगे की मैं बात करूंगा अभी भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, ठीक है, ये किस आर्टिकल में इसका नाम दिया हुआ है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान, भारत की जो संविधान है, इसका फुल नेम किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके साथ। आर्टिकल 394, अनुच्छेद 394 में दिया है नाम भारत का संविधान। ठीक है। आर्टिकल 394 में दिया हुआ है भारत का संविधान। ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे ये विशेषताएं इसकी खत्म होती हैं फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेम्बल, पार्ट्स, अनुसूचियां। ठीक है। प्रेम्बल में क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट्स में क्या क्या दिया हुआ है, और अनुसूचियां कितनी हैं, पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई, कौन कौन से संशोधन हुए। ठीक है। प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ, क्या जोड़ा गया। ठीक है। वो अभी अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी इसके मैं बताने जा रहा हूँ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्या है, मैंने आपके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक आपका लिखित संविधान हो गया, एक आपका लिखित संविधान हो गया। मैंने बताया था लिखित संविधान जो होता है वो संज्ञात्मक होता है, जो अलिखित संविधान होता है वो एकात्मक होता है। ठीक है। और जो अलिखित संविधान होता है और लिखित संविधान होता है, उसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। लिखित संविधान में जो होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से एक लिपि, एक पुस्तक नुमा उसमें सब लिखा होता है। ठीक है। उसमें प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां, ठीक है, काफी सब कुछ। ठीक है। वो एक पुस्तक नुमा होता है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है वो एक संसद के द्वारा जो अधिनियम पारित होते जाते हैं उससे संविधान का निर्माण होता है। जितने भी एक्ट पारित होंगे वो संविधान। ठीक है। तो अलिखित संविधान में संसद की सर्वोच्चता होती है, क्योंकि वहां पे संसद के द्वारा एक्ट पारित किए जाते हैं। अलिखित संविधान में बताया आपको संसद की सर्वोच्चता होगी, लेकिन लिखित संविधान में आपके संविधान की सर्वोच्चता होगी। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। संविधान में आपने फ्रंट पेज पे आपने देखा होगा, प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, मतलब नागरिक सर्वोच्च। ठीक है। तो लिखित संविधान में प्रस्तावना आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया क्योंकि यहाँ पे समझना जरूरी थी। और जो लिखित संविधान होता है उसमें न्यायालय जो होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है।
पूरी देश से निष्पक्ष होता है। वो विधायिका के द्वारा अगर कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो निरस्त भी कर सकती है अगर संविधान के विपरीत है। ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन जो अलिखित संविधान है ब्रिटेन, वहां पे जो भी फैसला होगा वो विधायिका का हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। एक बार मैं आपको बता दूं, जो संविधान होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 भागों में होता है। कौन कौन से? एक होता है आपका लिखित संविधान, ठीक है, जैसे आपका इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया। एक आपका होता है अलिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान क्या होता है? अर्धसंघात्मक और अलिखित संविधान क्या होता है? वो होता है एकात्मक, ठीक है। लिखित संविधान में जो होता है, यहां पे जो है संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, यहां पे संसद सर्वोच्च। इस अलिखित संविधान में जो है एक लिपि क्रमबद्ध तरीके से पुस्तक नुमा लिपि और इस यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रस्तावना, भाग, अनुसूची समायोजित होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर संसद के द्वारा जो एक्ट पारित किए जाते हैं वहीं से संविधान का निर्माण होता है। यहां पे संविधान को लिखा नहीं गया है, अलिखित है संविधान, ठीक है। जहां पे क्या है? एक संविधान है, देखा होगा आपने संसद में एक बुक रखी होती है, ठीक है, उसमें फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना लिखा है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे नागरिक कौन? यहाँ पे सर्वोच्चता किसकी है? संविधान। संविधान में क्या लिखा? हम नागरिक की सर्वोच्चता, ठीक है। यहाँ पर क्या है? न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी की बात नहीं है कि निष्पक्ष न्याय, ठीक है। न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं है। अगर कानून बनता है, अगर उसको लगता है ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो निरस्त भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है, किसी के अधीन नहीं है। लेकिन जैसे हम अलिखित संविधान में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो निर्णय होता है, जो अंतिम फैसला होता है, वो किसके पास होता है? वो विधायिका के पास होता है। मतलब विधायिका मतलब संसद के पास, क्योंकि संसद यहाँ पे सर्वोच्च है। जब संसद सर्वोच्च है तो यही फैसला देगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, न्यायालय को वही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई? लेकिन जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे बात उठती है कि जो संविधान है वो हमारा तो लिखित संविधान, और दूसरी बात है, एक आपको बात बता दूं, यहाँ पे जो है एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये नहीं है
कि आप यूपी के रहने वाले हो, एमपी के रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, त्रिपुरा के रहने वाले हो, तो एक त्रिपुरा की अलग तुम्हारी वो होनी चाहिए नागरिकता और इंडिया के अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप यूपी में रह रहे हो तो यूपी की कोई नागरिकता नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? आप भारत के रहने वाले हो, तो यहाँ पे एक ही नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। लेकिन अन्य कंट्री में क्या है? दोहरी नागरिकता, एक तो राज्य की नागरिकता होती है, एक कंट्री की नागरिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यहाँ पे विवाद एक उठता है कि जो हमारा संविधान है वो है तो लिखित लेकिन संघात्मक है। होना तो संघात्मक चाहिए क्योंकि लिखित संविधान जो है वो संघात्मक होता है, लेकिन कुछ लोगों का मतांतर, विद्वानों का मतांतर है कि हमारा जो संविधान है वो ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है ना ही एकात्मक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संघात्मक है, ठीक है। तो एक मामले में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा कि जो हमारे भारत देश का संविधान है वो संघात्मक, और इसका डीडी बसु ने सपोर्ट भी किया था। एक बुक आती है डीडी बसु की, भारत देश का संविधान, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट भी किया था। और इसी के दरमियान देखते हुए केसीबीएन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, भारत का संविधान संघात्मक नहीं। उन्होंने कहा न भारत का संविधान संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। उन्होंने कहा भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है। उन्होंने कहा अच्छा, आपको बहुत पता है क्या संघात्मक। उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी। क्या टिप्पणियां दी थी? उन्होंने कहा जो हमारी संघ सरकारें हैं वो राज्य में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है? वो केंद्र कराता है। राज्य के चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, तो वो केंद्र कराता है। वित्त आयोग बनाया जाता है, जो वित्त आवंटन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा। किसी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में भेजना, ये सब कार्य किसका है? केंद्र सरकार। किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना, ये किसका काम है? केंद्र सरकार। जो वित्त आवंटन किया जाता है वो किसका काम है? वो केंद्र सरकार। राज्यों में राज्यपाल पदों की नियुक्ति की जाती है, वो किसका काम है? वो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल परामर्श ले लेते हैं, लेकिन परामर्श को जरूरी नहीं हो। केंद्र सरकार जिसको चाहती है उसको राज्यपाल बना देती है, जिस राज्य की। एक नाम मात्र का मुख्यमंत्री से परामर्श ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी। अब भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में देख रहे हैं। विशेषताएं देख रहे हैं, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो एक तो विशेषताएं हैं विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत देश का संविधान। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान, ठीक है। इसकी दूसरी विशेषताएं क्या है? यहां पे एकल नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप। यहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है कि आप यूपी के हो तो यूपी नहीं, ठीक है, भारत के निवासी। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहां पे जो है केंद्र और राज्य में शासन प्रणाली,
केंद्र के लिए अलग संसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो अपने राज्य में हैं वो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानमंडल। तो ये शासन प्रणाली हो गई, ठीक है। और जो हमारे भारत का जो संविधान है, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, ठीक है। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति देखा जाए, वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन का, खा, गा, घा करके अनुच्छेद तो 400 के ऊपर है, ठीक है, लेकिन 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और जैसे 19(1)A, 19(1)B, 19(C), 19(D) इस तरह करके हैं, तो वो 400 के ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने 395, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और प्रेजेंट टाइम जो है 12 अनुसूचियां, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 सूचियां थी। कितनी सूचियां थी? 8 सूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी सूचियां हैं? 12 सूचियां। ये कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो जैसे मैं अनुसूचियां पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या है यहां पे? यहां पे जो है संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान में जो संविधान यहां पे जो है, जैसे मैंने बताया था, जो अलिखित संविधान है वहां पे सर्वोच्चता किसकी होती थी? संसद की होती थी। यहां पे सर्वोच्चता किसकी है? तो संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। यहां पे जो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यहां पे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और जो कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो यहां पे इसकी विशेषताएं हैं, यहां पे ये भी, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा, यहां पे हमें दिखाई पड़ता है त्रिस्तरीय पंचायत, पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसको जब मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे पूरा कैसे क्या होता है। तो नॉर्मली आपको समझा दूं, ग्राम पंचायत के ऊपर जो होता है, रुको थोड़ा, ग्राम पंचायत के ऊपर होता है ब्लॉक पंचायत के ऊपर होता है जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन प्रमुख होता है? ब्लॉक प्रमुख, कैसे इसका चुनाव होता है, ठीक है। जिला पंचायत का कैसे चुनाव होता है, ये पूरा
अलग ही टॉपिक है, अलग अलग, तो इसको अलग ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे जो है इसकी मुख्य विशेषता, यहां पे त्रिस्ती व्यवस्था हमको भी देखने को मिलती है। आगे मैं आपके साथ बात करूंगा, यहां पे जो है न्यायालय स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। मतलब अगर कोई भी एक्ट या कानून पास होता है, तो अगर न्यायालय को लगता है कि सही नहीं है, गलत है, संविधान के अनुरूप है, तो यहां पे न्यायालय स्वतंत्र निष्पक्ष किसी के दबाव में कार्य नहीं कर रही है, तो वो जो है न्यायालय उसको कानून को निरस्त कर देगी। लेकिन अलिखित संविधान में जो है ऐसा नहीं है, वहां पे संसद की ही सर्वोच्चता है। जैसा संसद कहेगी, जैसा विधायिका कहेगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मानना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां पे न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यहां पे दिखाते जो न्याय जो व्यवस्था है, ठीक है, न्यायालय का पुनरावलोकन का हमें यहां पे दिखाई पड़ना है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है। और यहां पे जो है हमें जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो संरचना है वो हमें पिरामिड आकार की दिखती है। पिरामिड आकार कैसे? स्थानीय न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला न्यायालय, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जैसे ही जुडिशरी पढ़ाएंगे आपको न्यायपालिका, तो न्यायपालिका जैसे ही पढ़ाएंगे वहां पे पूरी विधिवत तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो है हमें जो न्यायपालिका है वो हमें पिरामिड के आकार की दिखाई पड़ती है, ये भी एक विशेषता है। जो न्यायपालिका है वो पिरामिड के आकार की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो न्यायपालिका जुडिशरी आगे आएगी जिस टॉपिक में, उसका पूरा डिस्कस किया जाएगा। समझने के लिए थोड़ा आप समझ लीजिए, ये पिरामिड है। यहां पे क्या है? स्थानीय न्यायालय। इसके जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे, ये क्या हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला न्यायालय। इसके ऊपर क्या है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उसके ऊपर एक आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन आपके दिमाग में आता होगा कि अगर कोई विवाद अगर हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी अपील हम कहां करेंगे? पहले तो आपने देखा 74 में जैसे ही कलकत्ता प्रेसिडेंस में न्यायालय की स्थापना होती है, तो आपने देखा कि वहां से जब न्यायालय नहीं मिल पाता था तो हम भाग जाते थे। कहां? ब्रिटेन भाग जाते थे, वहां से न्याय मिलता था। लेकिन यहां आपको यहीं से न्याय मिलेगा। ठीक है, तो पिरामिड के आकार की है। स्थानीय न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक बात मैं आपको बता दूं कामयाबी को लेकर के, सोचना कामयाबी को लेकर के ये बात है, देर से बनो, देर से बनो, जरूर बनो, देर से बनो, जरूर बनो, क्योंकि लोग जो है ना वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधाओं, ठीक है, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान, और जो सबको मिला के रखे वही आपका संविधान। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान,
और जो सबको साथ में मिला के चले वही आपका संविधान। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूं, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और आपका जो आज के नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत।